तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग लाए हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसका यूनिट 2 इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स यानी और इसका यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट क्या है। Management thoughts has evolved over time, incorporating ideas and principles from various disciplines such as economics, psychology, sociology. यानी मैनेजमेंट थॉट का इवोल्यूशन एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे वक्त बदला, मैनेजमेंट के आइडियाज और प्रिंसिपल भी बदलते गए। ये थॉट्स इकोनॉमिक, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी जैसे अलग अलग फील्ड से इन्फ्लुएंस है। Several management theories have contributed to shaping modern management practice. काफी सारे मैनेजमेंट थ्योरिस्ट ने मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस को शेप करने में अपना योगदान दिया है। Additionally, business ethics and social responsibility have gained prominence in recent years as organizations are increasingly expected to behave ethically and contribute to society. आज के ज़माने में बिज़नेस एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पोर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इथिकल तरीके से काम करें और सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। तो हम देखेंगे कुछ कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट थॉट्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं जिनके कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम मैनेजमेंट थॉट्स में। तो सबसे पहले हैं एफ डब्ल्यू टेलर, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो ये इनका इनका जन्म 1856 में हुआ और इनका डेथ 1915 में हुआ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इज कंसिडर द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी कि एफ डब्ल्यू टेलर, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो है, इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है। He believed that management could be improved by applying scientific principles to work process. His approach focused on increasing efficiency and productivity in organizations. उनका विश्वास था कि साइंटिफिक प्रिंसिपल को अगर काम के प्रोसेसेस में अप्लाई किया जाए तो मैनेजमेंट को काफी इम्प्रूव किया जा सकता है। टेलर का मेन फोकस इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर था। इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर था इनका फोकस। किसका? एफ डब्ल्यू टेलर का। तो कुछ की कंट्रीब्यूशन है इनके, चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन द डाउन टास्क इनटू स्मॉल सिंपल स्टेप एंड ऑप्टिमाइज इस स्टेप टू इंप्रूव इफिशियंसी। यानी टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें काम को छोटे छोटे सिंपल स्टेप में तोड़ दिया जाता है और हर स्टेप को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि इफिशियंसी बढ़ सके। He used time and motion studies to determine the best way to perform tasks. इनको अचीव करने के लिए टेलर ने टाइम एंड मोशन स्टडीज का इस्तेमाल किया, जिसमें ये देखा गया है कि किस तरीके से काम को बेस्ट तरह से किया जा सकता है। तो ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन उनका। कंट्रीब्यूशन किसमें? मैनेजमेंट थॉट्स में, जो था पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाए। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। 4 प्रिंसिपल हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सबसे पहला है, टेलर ने मतलब 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिए हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ वर्क के लिए साइंस डेवलप किया जाए विच रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। यानी हर काम के लिए एक साइंटिफिक मेथड डेवलप किया जाए जो पुराने रूल ऑफ थंब मेथड को रिप्लेस करे। तो ये था पहला प्रिंसिपल किसका? साइंटिफिक मेथड का। दूसरा प्रिंसिपल है साइंटिफिकली सेलेक्ट, ट्रेन एंड डेवलप ईच वर्कर्स। यानी हर वर्कर को साइंटिफिकली सिलेक्ट, ट्रेन और डेवलप किया जाए ताकि उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस लिया जा सके। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। पहले साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, फिर उसे ट्रेन करना है और उसे डेवलप करना है ईच वर्कर को।
तो ये था दूसरा प्रिंसिपल किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है। तीसरा, इंश्योर दैट द साइंटिफिक मेथड्स आर फॉलोड बाय द वर्कर्स। यानी ये इंश्योर किया जाए कि वर्कर्स साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। यानी कि जो साइंटिफिक मेथड बनाया गया मैनेजमेंट करने के लिए, तो सारे वर्कर्स उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये इंश्योर किया जाए। ये तीसरा प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। चौथा प्रिंसिपल है डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। यानी काम और जिम्मेदारियों को मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच डिवाइड किया जाए। मतलब सिर्फ वर्कर्स का काम नहीं है सारी जिम्मेदारी उठाने का, बल्कि मैनेजमेंट भी अ, इसका रोल प्ले करे इसमें। यानी कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वर्कर की ना रहे, मैनेजमेंट की भी रहे, क्योंकि मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा सारे अ, चीजों का, क्योंकि वही मैनेज कर रहा है सारे वर्कर्स को। अब देखते हैं पीस रेट सिस्टम क्या है। टेलर एडवोकेट अ compensation system where workers are paid based on their output, thus motivating them to work more efficiently. यानी टेलर ने पीस रेट सिस्टम को एडवोकेट किया, यानी इंट्रोड्यूस किया कह सकते हैं, जिसमें वर्कर्स को उनकी आउटपुट के हिसाब से पे किया जाता है। इससे वर्कर्स को इफिशिएंटली काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जितना ज्यादा आउटपुट उतना ज्यादा पैसा। तो ये एक मोटिवेशन पर्पस के लिए बनाया गया था, जिससे वर्कर्स मोटिवेट हो और अच्छा आउटपुट दें, क्योंकि आउटपुट पे उनका क्या कहते हैं, सैलरी या वेजेस कह सकते हैं, डिपेंड करती है। तो ये था पीस रेट सिस्टम। अब देखते हैं हेनरी फेयोल के कंट्रीब्यूशन। पहला हमने देखा एफ डब्ल्यू टेलर के कंट्रीब्यूशन किसमें, मैनेजमेंट थॉट्स में। तो सबसे पहले हम देखा देखा एफ डब्ल्यू टेलर के कंट्रीब्यूशन देखे मैनेजमेंट थॉट में। अब दूसरा देखेंगे हेनरी फेयोल के कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट थॉट्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके कंट्रीब्यूशन थे, जो कि हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हेनरी फेयोल, इनका जन्म 1841 में हुआ और मृत्यु 1925 में। Henry Fayol is regarded as one of the pioneer of administrative management. He focused on the overall management process and introduced the concept of managerial functions. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि हेनरी फेयोल को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के पियोनियर में एक माना जाता है, पियोनियर में से एक माना जाता है। फेयोल का फोकस ओवरऑल मैनेजमेंट प्रोसेस पर था और उन्होंने मैनेजरियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मैनेजरियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हेनरी फेयोल ने किया, जिसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, मैनेजरियल फंक्शंस। फेयोल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का काम सिर्फ टास्क असाइन करना या मॉनिटर करना नहीं होता, बल्कि एक प्रॉपर सिस्टम और सेट ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली चलाना होता है। ये इनके हिसाब से था, हेनरी फेयोल के हिसाब से। तो इन्होंने कुछ इनके की कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला जो सबसे फेमस और पॉपुलर कंट्रीब्यूशन है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फेवल प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट आर स्टिल रिलेवेंट टुडे। यानी कि अभी भी काफी ये यूजफुल होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखेंगे इनको। तो सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। तो इनके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। तो जैसा कि आप लोग समझ ही होंगे, डिवीजन ऑफ वर्क से मतलब हर इम्प्लॉय को उसकी एक्सपर्टीज के हिसाब से काम दिया जाए, काम दिया जाना चाहिए, ताकि इफिशियंसी और स्पेशलाइजेशन बढ़ सके। यानी कि एक वर्क को अलग अलग वर्कर्स में डिवाइड कर दिया जाए उनके इफिशियंसी के हिसाब से या एक्सपर्टीज के हिसाब से, ताकि इफिशियंसी और स्पेशलाइजेशन बढ़ सके। तो ये पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें क्या होता है, मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, फेयोल ने कहा, मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने डिसीजंस इन्फोर्स कर सकें, और साथ ही जिम्मेदारी भी होनी चाहिए ताकि उनके डिसीजन अकाउंटेबल हो। यानी कि उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होनी चाहिए।
मैनेजर के ऊपर, यानी कि जो मैनेजमेंट कर रहा है। तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रूल्स का प्लान करना जरूरी है। तो डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाती है मैनेजमेंट के लिए। चौथा, यूनिटी ऑफ कमांड। तो हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन और ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शन ना हो। तो यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड का मतलब ऑर्डर कर सकते हैं या कोई आदेश जो मिले। यूनिटी यानी कि किसी एक व्यक्ति से मिलनी चाहिए सारे वर्कर्स को, जिससे क्या होगी, कोई कंफ्यूजन और ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही तरह के काम बताएगा तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी सारे वर्कर्स में। यदि दो तीन लोग बताने लगे तो अलग अलग तरीके से बताएंगे तो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी कि किसकी बात मानी जाए। तो चौथा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, कि कोई और एक ही व्यक्ति ऑर्डर देने वाला हो या कमांड या इंस्ट्रक्शन देने वाला हो। तो चौथा यहाँ पे प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या समझते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में काम करना, यानी कि सारे इंप्लॉयज का काम एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कॉमन ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स अलाइन होना चाहिए। यानी कि किसी एक प्रोजेक्ट में कई लोग काम कर रहे हैं तो सारे लोग का गोल सेम होना चाहिए, तभी उस गोल को अचीव किया जा सकता है। यानी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, सबका डायरेक्शन इसी गोल की तरफ होना चाहिए। यदि कोई दूसरे कई सारे ऑब्जेक्टिव रख लिया जाए, अलग अलग लोग अलग अलग गोल की तरफ काम करेंगे तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पांचवा प्रिंसिपल हो जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब देखते हैं सिक्स्थ। अब छठवां क्या कहते हैं प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी व्यक्ति की व्यक्ति स्वार्थ का दमन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर हमेशा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल, और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट पर हमेशा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। फिर से समझते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर हमेशा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ये है सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सातवां प्रिंसिपल है रेमुनरेशन। तो रेमुनरेशन मतलब वेतन या सम्मानजनक पेमेंट कर सकते हैं इसमें। तो इसमें एम्प्लॉय को उनके काम के हिसाब से फेयर और सेटिस्फेक्शन रेमुनरेशन दिया जाना चाहिए ताकि वो मोटिवेट होते रहे। यानी कि जैसा व्यक्ति काम कर रहा है उसको उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसे कुछ अवार्ड्स ऐसे चीजें और पेमेंट जल्दी, ये सारी चीजें रेमुनरेशन में आती हैं। यानी कि व्यक्ति के काम के हिसाब से उसे रेमुनरेशन देना चाहिए। यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे और प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि और लोग भी मोटिवेट हों अच्छा काम या बेस्ट आउटपुट देने के लिए। तो ये सातवां प्रिंसिपल है रेमुनरेशन। आठवां प्रिंसिपल है इसका सेंट्रलाइजेशन। तो चलिए देखते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या है। सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर एक बैलेंस होना चाहिए। कुछ केसेस में सेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर कंसंट्रेटेड एट द टॉप होती है जिसमें, और कुछ में डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है। यानी कि जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड में हम देखा था कि एक ही व्यक्ति कमांड दे रहा था, जिसमें एक सेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं इसको। तो इसी को सेंट्रलाइजेशन कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग का पावर किसी एक सेंटर में होना चाहिए जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी मैनेजमेंट में। तो यही सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। नाइन्थ प्रिंसिपल है स्केलर चेन। तो स्केलर चेन में क्या होता है, एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है। यानी कि फेवल ने क्या कहा है, स्केलर चेन में क्या होना चाहिए, एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए जिसमें कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप फॉलो किया जाना चाहिए, जिससे हायरार्की मेंटेन हो सके। यानी कि जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजमेंट के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखे थे हमने।
टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। तो स्केलर चेन का मतलब है कि एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसमें कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप एक रूल से फॉलो की जानी चाहिए। यानी कि ये व्यक्ति इससे कहे और ये व्यक्ति इससे कहे, डायरेक्ट कोई इसका रूल्स को रेगुलेशन वो वायलेशन ना करे, ये स्केलर चेन हो जाता है। इसके बाद 10वां प्रिंसिपल है आपका ऑर्डर। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, चाहे वो लॉन्गर चाहे वो लोगों की प्लेसमेंट हो या रिसोर्सेस का यूज, ताकि काम स्मूथली चले। तो एक ऑर्डर होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज वे में सारा काम होना चाहिए। तो ये था 10वां। अ, इसके बाद है इक्विटी। तो इक्विटी में क्या है? इक्विटी का मतलब है न्याय और समानता। यानी मैनेजर को फेयरनेस और इक्वालिटी से डील करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज के साथ। हर एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट और जस्टिस मिलनी चाहिए। ये इक्विटी वाले प्रिंसिपल में आता है। इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। यानी कि एम्प्लॉयज को जॉब स्टेबिलिटी जरूरी है, तो ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉन्ग टर्म में फायदा हो। यानी कि एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी को बनाए रखना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ताकि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस रहे, उनको डर ना रहे कि जॉब से निकाल दिया जाए। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल भी जरूरी हो जाता है। ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। 13 प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। यानी इम्प्लॉयज को इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो नए आइडियाज और इनिशिएटिव लाएं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। यानी कि जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं सबको सबकी बात सुनी जाए कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ नए आइडियाज जो ला रहे हैं उनकी भी बातें सुनी चाहिए, कि अपने भी इनिशिएटिव कुछ आइडियाज नए लाएं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को ही लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो इनिशिएटिव एक प्रिंसिपल हो जाता है मैनेजमेंट का। इसके बाद है स्पिरिट द कॉर। यानी कि टीम स्पिरिट। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टीम स्पिरिट और यूनिटी मेंटेन करना चाहिए, ताकि सब लोग मिलकर इफिशिएंटली काम कर सकें और मोरल हाई रहे। यानी कि एक पॉजिटिव टीम स्पिरिट और यूनिटी मेंटेन करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि सब लोग मिलकर इफिशिएंटली काम कर सके और सबका मोरल हाई रहे। तो ये भी एक प्रिंसिपल हो जाता है। तो यहाँ पे आपके हेनरी फेवल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक और इनका की कंट्रीब्यूशन था, ये तो एक और पहला कंट्रीब्यूशन था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक और इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था मैनेजमेंट में, क्या था वो? 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें देखते हैं। अ, तो फेवल ने मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन को भी डिफाइन किया है, जो हर मैनेजर को फॉलो करना चाहिए। फेवल आउटलाइन 5 की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यही पांचों मैनेजमेंट है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं फंक्शन को डिटेल में समझते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे तो नहीं लिखा है। तो इसको तो हम लोग आगे चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग क्या होता है। तो सबसे पहला प्लानिंग। प्लानिंग मतलब प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर को देखते हुए ऑब्जेक्टिव सेट करना और उनको अचीव करना। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोजेक्ट कैसे मैनेजमेंट कैसे करती है, सबसे पहला उसमें स्टेप होता है प्लानिंग। यानी कि सबसे पहला प्लानिंग प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर को देखते हुए ऑब्जेक्टिव को सेट करना और उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी डेवलप करना। ये एक क्रूशियल मैनेजमेंट फंक्शन है, क्योंकि बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन अनक्लियर हो जाता है। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे चल के क्या क्या करना है वो सारी चीजें प्लानिंग के अंदर आ जाती है। यानी कि पहले ही वो सब पता होनी चाहिए, सब वेल डिफाइन होनी चाहिए, जो कि एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, जिसको हेनरी फेवल ने दिया था। ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो ये हो गया प्लानिंग। अब इसके बाद है स्टेप आपका ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि ये दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग का काम रिसोर्सेस, जैसे पैसे, लोग, मतलब ह्यूमन वर्क, मटेरियल, इन सबको इस तरीके से एलोकेट करना चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। यानी कि प्लानिंग में आपने जो जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए
जो रिसोर्सेस की यूज होगी, यानी कि कुछ लोग यूज होंगे, कुछ मशीन्स यूज होंगी, पैसे यूज होंगे, ये सारी चीजों को इस तरह एलोकेट करना चाहिए ताकि जो ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है वो अचीव हो सके। इसमें डिपार्टमेंट्स बनाना, रोल असाइन करना और एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये सारी चीजें आती हैं, सारी चीजों को सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, यानी कि लोगों को, पैसे को, सब पहले इस सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना आपका ऑर्गेनाइजिंग में आता है। तो हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग देख लिया। अब कमांडिंग में देखते हैं क्या होता है। कमांडिंग यानी कि कमांड जैसे निर्देश देना हो गया, ऑर्डर देना। इसमें मैनेजर को एम्प्लॉयज को गाइड और इंस्ट्रक्ट करना होता है, यानी कि किसी काम को करने से पहले एक सब लोग ऑर्गेनाइजिंग वाले स्टेप में हमने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है, सब लोग को सेट कर लिया है कौन क्या क्या करेगा। तो जो मैनेजर होंगे, तो वो लोग जो एम्प्लॉय को उनको क्या करना होगा कमांडिंग वाले फंक्शन में, जो लोग वर्कर्स को गाइड और इंस्ट्रक्ट करना होगा ताकि वो अपने टास्क इफेक्टिवली कंप्लीट कर सके। इसमें कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हो गया कमांडिंग फंक्शन हो गया। अब कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन देखते हैं क्या होता है इसमें। कोऑर्डिनेटिंग जैसा कि मतलब कोऑर्डिनेटिंग समझते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट और लोगों के काम को सिंक्रोनाइज करना ताकि सब एक ही ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स काम करें। यानी कि प्लानिंग में हमने सबसे पहले सब प्लान किया कि क्या करना है फ्यूचर में, ऑब्जेक्टिव बनाया है। और ऑर्गेनाइजिंग में उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हमने सारे रिसोर्स को इस प्रकार एलोकेट किया कि बहुत ही इफिशिएंटली तरीके से उसे अचीव किया जा सके। और कमांडिंग में क्या किया था, जैसे मैनेजर को एम्प्लॉयज को गाइड और इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कमांडिंग वाले फंक्शन में। और वैसे ही कोऑर्डिनेटिंग में जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें, कई सारे डिपार्टमेंट बनाए थे किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो कोऑर्डिनेटिंग में इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट होना चाहिए, यानी कि मिल के काम करना चाहिए ताकि सारे अलग अलग डिपार्टमेंट जो बनाए गए हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उनको कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए ताकि जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके, एक सिंक्रोनाइज तरीके से करना चाहिए। तो ये था कोऑर्डिनेटिंग। अब लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रण में लेना। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग का काम एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच का गैप देखना है और करेक्टिव एक्शंस लेना है अगर कोई डेविएशन होता है तो। यानी कि पहले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग में जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, यानी कि जो काम पूरा हमने उसका जो बनाया था, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव जो चाहिए था हमें, और जो हो चुका है, यानी कि हमने ये तो प्लानिंग में तो एक्चुअल कंप्लीशन से पहले ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया है, तो कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि जो हमने एक्चुअल में प्लान किया था वो सारे अचीव हो चुकी हैं कि नहीं। यदि नहीं हुए हैं तो हम उसमें कुछ करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए। तो ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में आती हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। यानी कि कंट्रोलिंग का काम एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कंप्लीट होने के बाद आई है, और प्लानिंग वाले फंक्शन में जो हमने प्लान की थी, क्या कहते हैं, प्लांट परफॉर्मेंस के बीच के गैप को देखना है और उसे करेक्टिव एक्शन लेना अगर कोई डेविएशन होती है। तो ये थे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट चैप्टर आपके इन्हीं सब पर बेस्ड है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि दिया था किसने, हेनरी फेयोल ने। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी दिया है और 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें हेनरी फेयोल ने दी है। अब इसके बाद कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग एल्टोन मायो का। तो चलिए शुरू करते हैं, एल्टोन मायो ने क्या किया था देखते हैं। तो इनका जन्म 1880 में हुआ और मृत्यु 1949 में। तो एल्टोन मायो इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। ये तो पहले से हाईलाइट है, कोई हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। हिज स्टडीज एट द हॉथोर्न प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक वर इंस्ट्रूमेंटल इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क। तो सबसे पहले लाइन लिखी हुई है, यानी कि एल्टोन मायो को ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट का पियोनियर माना जाता है। उनका काम वर्क प्लेस में ह्यूमन रिलेशन यानी लोगों के बीच के संबंध और उनके इमोशनल एस्पेक्ट को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। एल्टोन मायो ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक के हाउथोर्न प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने ये बताया कि काम के सोशल एस्पेक्ट प्रोडक्टिविटी पर कैसे असर डालते हैं।
तो इससे इनके कुछ की कंट्रीब्यूशंस हैं। जैसे पहला है हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या किया था इन्होंने, मायो एल्टन मायो एक्सपेरिमेंट्स हाईलाइट द importance of human relation in the workplace. He found that workers' productivity increased when they felt valued and involved in decision making processes. यानी मायो का सबसे बड़ा योगदान उनके हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट है, जो उन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक के हाउथॉर्न प्लांट में किए। इन एक्सपेरिमेंट ने अ, इन एक्सपेरिमेंट्स ने काम इन एक्सपेरिमेंट ने काम के सोशल एनवायरनमेंट को समझने में काफी मदद की। मायो ने देखा कि जब वर्कर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है और उनको लगता है कि उनकी वैल्यू है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूव करते हैं कि सिर्फ फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करना ही प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि जब वर्कर्स को फील होता है कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट है डिसीजन मेकिंग में, तो वो और अधिक तो और अच्छे से परफॉर्म करते हैं। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि काम के कंडीशंस के अलावा सोशल और इमोशनल फैक्टर्स भी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। जब वर्कर्स को लगता है कि उनकी बात काम की मैनेजमेंट सुन रही है, उनकी नीड समझी जा रही है, तो उनका मोटिवेशन और परफॉर्मेंस दोनों इम्प्रूव हो जाता है। तो दूसरा कंट्रीब्यूशन था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। Mayo emphasized the importance of social interaction, communication, and employee morale in improving productivity. यानी मायो ने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को प्रमोट किया, जो ये कहता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन और रिलेशनशिप वर्कप्लेस में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन, टीम वर्क और एम्प्लॉय मोरल को इम्प्रूव करने से प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होता है। यानी वर्कर्स सिर्फ मशीन्स के पार्ट नहीं होते, बल्कि उनका इमोशनल और सोशल वेलबींग भी मैनेजमेंट के एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने चाहिए। तो जिसमें उन्होंने बताया कम्युनिकेशन, मायो के एक्सपेरिमेंट ने ये इम्पोर्टेंस हाईलाइट की कि अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है, तो वर्कर्स को ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। जब मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करते हैं, तो उनकी सजेशन को कंसीडर करती है और उनका मोरल और प्रोडक्टिविटी दोनों इनहेंस होते हैं। तीसरा की कंट्रीब्यूशन है ग्रुप डायनामिक्स। यानी मायो फाउंड दैट इनफॉर्मल ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट वर्कर्स बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते वक्त लोग अपने अपने आप इनफॉर्मल ग्रुप बनाते हैं, जो उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और डेली वर्क को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये ग्रुप्स अक्सर उनकी वर्क एथिक्स, कम्युनिकेशन स्टाइल और प्रोडक्टिविटी पर असर डालते हैं। मायो के रिसर्च ने बताया कि अगर ग्रुप डायनामिक्स पॉजिटिव होते हैं, तो उनका इम्पैक्ट वर्कर्स के परफॉर्मेंस पर भी पॉजिटिव होता है। ग्रुप के अंदर का सिनर्जी या हार्मोनी डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये था मायो एल्टन मायो का कंट्रीब्यूशन। अब देखते हैं चेस्टर बार्नट का कंट्रीब्यूशन किसमें, मैनेजमेंट थॉट्स में। तो ये है चेस्टर बार्नट। इनका जन्म 1886 में हुआ और मृत्यु 1961 में। तो चेस्टर बार्नट contributed to the behavior approach to management. His work focused on organization a social system that depend on cooperation and communication. तो चेस्टर बार्नट को बिहेवियरल अप्रोच के एक महत्वपूर्ण थ्योरिस्ट के रूप में माना जाता है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम के रूप में देखा, जिसमें कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बार्नट के काम ये हाईलाइट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब इंडिविजुअल अपने कॉमन गोल्स के लिए कोऑपरेट करते हैं। तो इसलिए कुछ की कंट्रीब्यूशन है। जैसे सबसे पहला सबसे पहला थ्योरी ऑफ कोऑपरेशन। तो थ्योरी ऑफ कोऑपरेशन में क्या कहा इन्होंने, Bernard viewed organization as cooperative system that rely on the willingness of individual to contribute to their effort towards a common goal. बार्नेट का सबसे बड़ा योगदान उनका थ्योरी ऑफ कोऑपरेशन था। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑपरेटिव सिस्टम के रूप में समझा, जिसमें सभी इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स को एक कॉमन गोल के लिए लगाते हैं। बर्नर्ड ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का
ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेस लोगों को कॉर्पोरेशन है। अगर सभी इंडिविजुअल अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंट होती है। ये कॉर्पोरेशन बिना मजबूरी के होनी चाहिए, यानी लोग अपने मन से और विलिंगली कंट्रीब्यूट करने चाहिए। उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जिसमें लोग अपनी इच्छा से कॉर्पोरेट करते हैं। मैनेजमेंट का काम ये होता है कि वो इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिसमें एम्प्लॉयज को लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है और वो विलिंगली अपना बेस्ट इफोर्ट देंगे। तो दूसरा कंट्रीब्यूशन उनका एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। बर्नेट इंट्रोड्यूस द आइडियाज दैट अथॉरिटी एग्जिस्ट ओनली इफ द सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट इट। यानी बर्नेट ने अथॉरिटी का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक सबऑर्डिनेट उनको एक्सेप्ट नहीं करते। यानी बर्नेट के अकॉर्डिंग कोई मैनेजर या एग्जीक्यूटिव तभी पावरफुल होता है जब उनके सबऑर्डिनेट्स उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। यानी अथॉरिटी इम्पोज नहीं की जा सकती, वो तभी काम करेगी जब इम्प्लॉयज उस अथॉरिटी को विलिंगली एक्सेप्ट करें। अगर सबऑर्डिनेट्स उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते तो उनकी अथॉरिटी इनइफेक्टिव हो जाती है। अथॉरिटी सिर्फ तब तक काम करती है जब तक सबऑर्डिनेट ऑर्डर्स को अपनी मर्जी से मानते हैं। बर्नेट ने इस चीज को समझा कि सबऑर्डिनेट्स को कंसेंट होना जरूरी है, बिना इसके मैनेजमेंट का पावर कमजोर हो जाता है। तीसरा कंट्रीब्यूशन था उनका फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। यानी बर्नेट्स बुक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव आउटलाइन द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन मेंटेनिंग कम्युनिकेशन, सिक्योरिंग essential services and formulating organizational goals। बर्नेट ने अपनी फेमस बुक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स में एग्जीक्यूटिव का रोल एक्सप्लेन किया है। इसमें उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स के तीन मेजर फंक्शंस को आउटलाइन किया है। सबसे पहला मेंटेनिंग कम्युनिकेशन, ये सबसे पहला मेंटेनिंग कम्युनिकेशन, दूसरा सिक्योरिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड तीसरा फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेंटेनिंग कम्युनिकेशन में उन्होंने क्या कहा। तो इसमें एग्जीक्यूटिव का एक मेन रोल कम्युनिकेशन को सही तरीके से मैनेज करना होता है। बर्नेट कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिना किसी डिस्ट्रप्शन के होने चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्लियर हों और सब लोग कनेक्टेड रहें। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के काम में गड़बड़ हो सकती है। दूसरा है सिक्योरिंग इसेंशियल सर्विसेज। इसमें एग्जीक्यूटिव्स का दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसेंशियल रिसोर्सेज और सर्विसेज को सिक्योर करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल सके। इसमें मैन पावर, फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंस सभी इंक्लूडेड है। अगर रिसोर्सेज टाइमली और सही तरीके से अरेंज नहीं किए जाते तो ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तीसरा था फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बर्नेट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव्स का एक और सिग्निफिकेंट काम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्लियर तरीके से डिफाइन करना है। गोल्स का क्लियर होना जरूरी है ताकि इम्प्लॉयज को पता हो कि उनका फोकस और एनर्जी किस डायरेक्शन में लगनी है। ये गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल मिशन से अलाइन होना चाहिए। तो ये थे एल्टन चेस्टर बर्नेट के कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट थॉट्स। अब देखते हैं पीटर ड्रुकर ने क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं मैनेजमेंट थॉट्स में। तो ये उनका लाइफ स्पैन है 1909 से 2005 तक। पीटर ड्रुकर इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, यानी कि मॉडर्न मैनेजमेंट फादर माना जाता है इन्हें। He introduced several innovative concepts and emphasized the importance of management as discipline। पीटर ड्रुकर को मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर माना जाता है। उन्होंने मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन के रूप में स्टेबलाइज किया है और कई इनोवेटिव कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जो आज के बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में भी रिलेवेंट है। उनका काम मैनेजमेंट प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल और ह्यूमन ओरिएंटेड बनाने पर फोकस करता है। तो इनके की कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको एमबीओ भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ड्रूकर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ वेयर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज सेट स्पेसिफिक मेजरेबल गोल टुगेदर। यानी कि पीटर ड्रुकर का सबसे बड़ा योगदान मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि एमबीओ का कॉन्सेप्ट था। इस अप्रोच के तहत मैनेजर और एम्प्लॉयज मिलकर स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल सेट करते हैं। एमबीओ का मेन प्रिंसिपल ये है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज दोनों मिलकर गोल डिसाइड करें जो स्पेसिफिक और मेजरेबल हो।
इससे आपको पता होता है कि उन्हें क्या अचीव करना है और किस डायरेक्शन में काम करना है। ये अप्रोच ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल गोल के बीच अलाइनमेंट क्रिएट करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन दोनों बढ़ते हैं। एमबीओ में एक बार गोल सेट हो जाते हैं, तो परफॉर्मेंस को उनकी गोल्स के अगेंस्ट मेजर किया जाता है। इससे एम्प्लॉयज को एक क्लियर आइडियाज मिलता है कि उनका काम कैसे ट्रैक किया जा रहा है और इम्प्रूवमेंट के लिए कौन से एरियाज में फोकस करना है। दूसरा उनका कंट्रीब्यूशन था डिसेंट्रलाइजेशन। टूकर एडवोकेट डिसेंट्रलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, इंपावरिंग एम्प्लॉयज एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। टूकर ने डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एडवोकेट किया, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि लोअर लेवल मैनेजर और एम्प्लॉयज तक भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ब्रूकर ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का पावर नीचे तक होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज को भी डिसीजन लेने का अथॉरिटी मिले। इससे उनकी मोटिवेशन और कमिटमेंट बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल बनती है। डिसेंट्रलाइजेशन का एक मेजर एडवांटेज है कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। जब डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट तक लिमिटेड होती है, तो चेंजेस और एडेप्टेशन जल्दी और इफिशिएंटली हो सकते हैं। इनका तीसरा कंट्रीब्यूशन है नॉलेज वर्क में। क्रूकर emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज वर्कर्स एंड रोल ऑफ नॉलेज इन द प्रोडक्टिविटी। तो ड्रूकर का एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था नॉलेज वर्कर्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर का इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी का मेन सोर्स नॉलेज होगा, ना कि ट्रेडिशनल लेबर। ड्रूकर ने ये हाईलाइट किया कि आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स उनके नॉलेजेबल वर्कर होंगे, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज जो अपने स्किल और ज्ञान से ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब है कि एजुकेशन और लर्निंग को कंटिन्यूसली प्रमोट करना जरूरी है, ताकि एम्प्लॉयज अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके। टूकर ने कहा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने नॉलेज वर्कर्स को सही तरीके से मैनेज करे और उनको इंपावर करे, तो उनका प्रोडक्टिविटी लेवल काफी हाई हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न वर्क प्लेस में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, जहां क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफी डिमांड में है। इनका चौथा कंट्रीब्यूशन था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्रूकर ड्रूकर argued that business have the responsibility to contribute positively and to society. ड्रूकर ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट पर भी फोकस किया। उन्होंने आर्गू किया कि बिजनेसेस का सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, जिससे सोसाइटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ड्रूकर के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बिजनेस को इथिकली बिहेव करना चाहिए और अपने डिसीजन का इम्पैक्ट सोसाइटी और इन्वायरमेंट पर देखना चाहिए। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि सक्सेसफुल बिजनेस वही होते हैं जो अपने इकोनॉमिक गोल के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बैलेंस करते हैं। रूकर के आइडिया ने मॉडर्न डे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस को भी इन्फ्लुएंस किया है। आजकल बिजनेस अपनी सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स के थ्रू एजुकेशन, इन्वायरमेंट, हेल्थ केयर और कम्युनिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पीटर डुकर के, जो थे कि पहला था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, डिसेंट्रलाइजेशन, नॉलेज वर्क एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखते हैं बिजनेस इथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। In today's business environment, ethical behavior and social responsibilities are critical component of sustainable success. आज के बिजनेस इन्वायरमेंट में इथिकल बिहेवियर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सस्टेनेबल सक्सेस के इंपॉर्टेंट कमांड बन गए हैं या कंपोनेंट बन गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि इथिकल और सोशलियल रिस्पॉन्सिबल एक्शन भी ले। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इथिक्स, यानी बिजनेस इथिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। बिजनेस इथिक्स रिफर्स टू द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस इथिक्स का मतलब है वो प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स जो बिजनेस के वर्ल्ड में बिहेवियर को गाइड करते हैं। ये इथिक्स डिसाइड करते हैं कि एक बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, ताकि वो इथिकली और मोरली करेक्ट हो। और बिजनेस इथिक्स
से ये डिसाइड होता है बिजनेस एथिक्स से ये डिसाइड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेक होल्डर के साथ कैसे डील करती है, डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, और जो भी काम किया जाता है वो मोराली ठीक है या नहीं। तो इसे कुछ की एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस एथिक्स से। सबसे पहला है ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, यानी कि बिजनेस को अपने डीलिंग में ट्रांसपेरेंट और ईमानदार रहना चाहिए। सबके साथ एक जैसा न्याय और व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयज हो या कस्टमर हो या फिर कोई सप्लायर ही क्यों ना हो। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, बिजनेस अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए। अगर कोई गलत डिसीजन होता है तो उससे एक्सेप्ट करना चाहिए और ठीक करना भी जरूरी होता है। तीसरा की एक्सपेक्ट है बिजनेस एथिक्स का रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स। एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेक होल्डर्स जैसे कस्टमर, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर और सोसाइटी के प्रति सम्मान दिखाती हैं और उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं। इसके बाद है लीगल कंप्लायंस, बिजनेस को हमेशा लीगल बाउंड्री के अंदर काम करना चाहिए, लॉज का पालन करना चाहिए। बिजनेस एथिक्स का एसेंशियल पार्ट है ये लीगल कंप्लायंस। शिफ्ट टू एथिक्स इन बिजनेस, रिसेंट ईयर में बिजनेस एथिक्स पर ज्यादा फोकस होने लगा है और इस शिफ्ट के पीछे कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन। जब बिजनेस ग्लोबली ऑपरेट करने लगते हैं तो उन्हें डिफरेंट कल्चर और लीगल सिस्टम के साथ डील करना पड़ता है। इथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा फैक्टर है कंज्यूमर अवेयरनेस। आजकल के कस्टमर काफ़ी अवेयर हो गए हैं और वो इथिकली कॉन्शियस प्रोडक्ट और सर्विस को प्रेफर करते हैं। अगर किसी बिजनेस का अनइथिकल बिहेवियर सामने आता है तो उसकी रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है। तीसरा है कॉर्पोरेट स्कैंडल्स। रिसेंट कॉर्पोरेट स्कैंडल्स जैसे इनरॉन और सत्यम जैसे केसेस में इथिकल बिहेवियर पर फोकस बढ़ा दिया है। ऐसे घोटाले देखने हैं जैसे इथिकल प्रैक्टिस कितने बड़ा डैमेज कर सकते हैं। इसके बाद है लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट्स और रेगुलेटरी बॉडीज ने कई ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बना दिए हैं जो इथिकल बिहेवियर को इंश्योर करते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जरूरी हो गया है। अब देखते हैं कुछ टूल्स ऑफ एथिक्स। तो बिजनेसेस के पास कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो उनको इथिकल बिहेवियर को प्रमोट करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहला है कोड ऑफ एथिक्स। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के लिए एक रिटन कोड ऑफ एथिक्स बनाता है जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उनके ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा है इथिकल ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज को इथिकल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में एथिक्स को ध्यान में रखें। दूसरा है विस्ट बॉलर पॉलिसी। विस्ट बॉलर पॉलिसी इनेबल करती है एम्प्लॉयज को कि अगर उन्हें किसी अनइथिकल या इलीगल एक्टिविटी के बारे में पता लगे तो वो बिना किसी डर के रिपोर्ट कर सके। चौथा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू बिजनेसेस काफी ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ज्यादा अकाउंटेबल और इथिकल बनाने का ध्यान रखते हैं। इसके बाद इथिकल लीडरशिप। ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को इथिकल लीडरशिप दिखानी होती है जिसमें वो अपने बिहेवियर और डिसीजन के थ्रू एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। लीडर्स को हमेशा अपने अच्छे एक्शन को अलाइन करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के इथिकल स्टैंडर्ड के साथ। और देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिफर टू द obligation of businesses to contribute positively to the society while conducting their operation। बिजनेस का सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मकसद नहीं होता बल्कि सोसाइटी के प्रति एक जिम्मेदारी भी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस अपने ऑपरेशंस के दौरान सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। इसका मतलब सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करना नहीं बल्कि अपने अच्छे एक्शन के थ्रू इन्वायरमेंट, कम्युनिटी, एम्प्लॉयज और इथिकल स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखता है। तो इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सबसे पहला है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस को अपने एक्शन के इन्वायरमेंट पर होने वाले प्रभाव का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस एस्पेक्ट के अंदर बिजनेस को इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस एडॉप्ट करनी चाहिए जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना शामिल होता है।
दूसरा है कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस अपने लोकल कम्युनिटी के विकास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसमें कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए तरीके होते हैं, जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स, फिलेंथ्रोपी, दान और सेवा जिसे कहते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद है एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉयज वेलफेयर को ध्यान में रखना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इसेंशियल पार्ट है। अगर बिजनेस अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखेगा तो एम्प्लॉय भी बिजनेस के लिए डेडिकेटेड रहेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर शामिल होते हैं, जैसे सेफ वर्किंग कंडीशन, फेयर कंपनसेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी चीजें आती हैं एम्प्लॉयज वेलफेयर में। लास्ट है इथिकल सोर्सिंग। इथिकल सोर्सिंग का मतलब है कि बिजनेसेस अपने रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट को ऐसे सोर्स से प्रोक्योर करें जो इथिकल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। इस एस्पेक्ट में ये इंश्योर करना होता है कि सप्लाई चेन में किसी भी तरह से एक्सप्लोटेशन नहीं हो रहा है, चाहे वो लेबर का हो या एनवायरमेंट का। जैसे इसमें कुछ की पॉइंट्स है, जैसे फेयर ट्रेड होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर फ्री होना चाहिए, सस्टेनेबल रिसोर्सेस होने चाहिए। ये सारे इथिकल सोर्सिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा चैप्टर 3 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप इस चैप्टर के लेक्चर नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।